नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर रन फॉर विकसित राजस्थान का किया गया आयोजन। वहीं जवाहर रंगमंच पर हुआ भव्य कार्यक्रम, अभ्यर्थियों को किया गया लाभान्वित। नामी ब्रांड्स के नकली कपड़े बेचने वाले व्यापारियों पर कॉपीराइट एक्ट के तहत हुई कार्यवाही, जब्त किया गया लाखों का माल। पेट्रोल पंप पर रुपए को लेकर हुआ विवाद, बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की आग लगाने की कोशिश, पुलिस जल्द कर सकती है मामले का खुलासा। नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले सरकारी शिक्षक को न्यायालय ने सुनाई सजा, 7 वर्ष की कठोर कारावास और 55,000 के अर्थदंड से दंडित किया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर और कंप्रेसर चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, ट्रैक्टर और कंप्रेसर भी किए बरामद। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रोजगार दिवस और युवा दिवस के तहत नवनियुक्त कर्मचारियों को वेलकम किट वितरित किए गए। इसके अलावा सरकार की योजना के तहत साइकिल वितरण, टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, दक्षिण विधायक अनिता बधेल, जिला कलेक्टर लोकबंधु और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में चर्चा की और लोगों को सरकार की योजनाओं को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो समारोह मनाए जा रहे हैं उसमें आज रोजगार दिवस और युवा दिवस है, जिसकी नोडल एजेंसी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। तो हमने जो नवनियुक्त है उनके लिए वेलकम किट तैयार करवाए हैं और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की साइकिल वितरण, कौशल विकास टूल के वितरण और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम भी इसमें होगा। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी भड़ाना, अजमेर दक्षिण की विधायिका श्रीमती अनिता बधेल, साथ ही CR चौधरी साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष और कई गणमान्य जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ समस्त जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी, कलेक्टर साहब,
एसपी मैडम और आईजी साहब, पीसी साहब सभी यहाँ मौजूद है। साथ ही चिकित्सा विभाग के सभी उच्चाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जिला स्तरीय कार्यक्रम में हम नवनियुक्तों को यहाँ से किट बांटेंगे, वेलकम किट, जिसमें एक फोल्डर और पेन, साथ में संविधान की प्रस्तावना, लोक सेवक के दायित्व इत्यादि उसमें साथ में दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो अन्य वितरण है वो जिला जनप्रतिनिधियों द्वारा कराए जाएंगे। बाकी जो आप देख रहे हैं अभी लाइव कार्यक्रम उस राज्य स्तरीय जोधपुर में चल रहा है, उससे भी हम सीधे जुड़े। अजमेर के कोतवाल थाना क्षेत्र स्थित मुंदड़ी मोहल्ले में आज एक बड़ी कार्यवाही की गई। क्षेत्र में स्थित शीतल गारमेंट्स, डीके गारमेंट्स और श्री नाकोड़ा रेडीमेड में लिवाइस, कैल्विन क्लीन और जारा कंपनी के नकली कपड़े धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे, जिसकी जानकारी कंपनी को मिली और उनके प्रतिनिधि ने आके एसपी से परमिशन लेकर कोतवाल थाना पुलिस के थानाधिकारी के साथ मिलकर कॉपीराइट एक्ट के तहत इस कार्यवाही को अंजाम दिया। आपको बता दें कि शीतल गारमेंट से लगभग 3 लाख से अधिक का माल जब्त किया गया है। फिलहाल नकली ब्रांडेड कपड़े बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। हम खड़े हैं अजमेर के झूला मोहल्ले में। यहाँ पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग पे कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और कोतवाली थाना पुलिस मौके पे है साथ में। क्या मामला है, क्या नहीं है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन इस मकान के अंदर वैसे हमारे पास जानकारी आई है, लिवाइस कंपनी के पैंट डुप्लीकेट माल यहाँ पर बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पे है और कॉपीराइट एक्ट के तहत यहाँ पर कार्रवाई इस वक्त यहाँ की जा रही है और कंपनी के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोडक्ट है लिवाइस का। मैं नेत्रिका कंसल्टिंग से बोल रहा हूँ, हेमू भाई बाबू भाई पटेल, मुंबई ब्रांच के। तो हमें यहाँ पर ऐसे सूचना मिली थी कि लिवाइस कंपनी के कुछ डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। तो हमने एसपी साहब से मिलके लेटर जो भी है वो लीगली करके कानूनी कार्रवाई की, गुनाह दाखिल करेंगे। सर कहाँ कार्रवाई हुई है और कितना? अभी तो यहीं पे हुई है। कोई दुकान वगैरह, कोई शोरूम वगैरह भी होता है? अभी है। और कितना माल अभी तक सामने है? अभी तक तो काउंटिंग सब हो गया है, वो सारा वीडियोग्राफी किए है पुलिस स्टेशन ने BNS के तहत, और वो सब पता चल जाएगा, FIR बनेगा तभी। क्या कोई शिकायत करता आया था या अपने आप ही आपके पास जानकारी? नहीं, हमारे पास सोर्सेज के थ्रू जानकारी आई थी कि यहाँ पर ऐसे डुप्लीकेट्स बेचे जा रहे हैं लिवाइस के। जो ओरिजिनल पीस होते हैं उससे काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं उस कपड़े, और बहुत सस्ते होते हैं। तो कंपनी का ब्रांड भी पूरा इससे इफेक्ट हो रहा था, सेल्स पे भी इफेक्ट हो रहा था। तो हम ऐसे कार्रवाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया। लिवाइस में जीन्स फिलहाल तो अभी हमें मिले हैं। जिसमें है लाखों रुपए का माल। हाँ, करीबन एक जीन्स आती है 3000 की, एक जीन्स आती है, ऐसे मिले हैं। तो कितना प्रोडक्ट है यहाँ पे? अरे वो आने दो, वो सब बता दिए हैं जब्ती में, वो सब आपको बता दिए। अजमेर पुलिस को शिकायत दी थी कि शहर में लिवाइस कंपनी के नकली प्रोडक्ट बेचने का धंधा जोरों पे चल रहा है। उसी के तहत लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ आज कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जारा, लिवाइस और सीके, यह 3 कंपनियां हैं जिनके नकली प्रोडक्ट शहर में धल्लड़े से बेचे जा रहे हैं। ब्रांडेड कंपनियां हैं, इन कंपनियों के नकली प्रोडक्ट यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए श्री नाकोड़ा रेडीमेड गारमेंट, अभी उससे पहले डीके, उससे पहले शीतल गारमेंट्स और अब श्री नाकोड़ा रेडीमेड पर यह कार्रवाई यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौके पे मौजूद है और यहाँ पर अब जांच की जाएगी अंदर जाके कि कितना माल यहाँ पर भी नकली प्रोडक्ट यहाँ बरामद है। कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, कोतवाली थाना पुलिस मौके पर है और साथ ही साथ मामले की जांच की जा रही है। मामले में तीनों चारों जगह पर जो छापेमारी की गई है उसमें यह कुछ देर में खुलासा हो पाएगा कि आखिर कितना माल इस दुकान में भरा हुआ है। फिलहाल इसको अपने साथ लेके जाया जा रहा है। जारा कंपनी के यह यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दिनों बाजार में धल्लड़े से बेचे जा रहे हैं और ये देखिए अंदर इस वक्त यहाँ कार्रवाई चल रही है। श्री नाकोड़ा रेडीमेड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिग्गी बाजार क्षेत्र के अंदर आज कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और अभी कुछ देर पहले शीतल गारमेंट्स के गोदाम पर कार्रवाई की थी और इस वक्त आप ये देखिए डीके गारमेंट्स के यहाँ पर कॉपीराइट एक्ट के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं कार्रवाई के लिए। पुलिस की मौजूदगी में ये चेक किया जाएगा कि अंदर वाकई में कोई डुप्लीकेट माल जैसा
कंपनी प्रतिनिधियों ने शिकायत करी है उसके आधार पर मौजूद है या नहीं है। कंपनी के प्रतिनिधि अंदर दुकान में जाते हुए और कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है दुकान के अंदर, साथ ही साथ पुलिस मौजूद है। और कितना माल अंदर बरामद किया जाएगा, कितना माल क्या वाकई में डुप्लीकेट है या नहीं है, यह सब कुछ चेक फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन अभी एक शीतल गारमेंट के यहाँ पर जो कार्रवाई की है वहाँ से जानकारी मिली है कि करीब 3 लाख रुपए से ज़्यादा का रेडीमेड गारमेंट जो कि लिवाइस कंपनी की जींस है उसको बरामद किया है। कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की बात निकलकर सामने आई है। और यहाँ पर भी देखिए ताले के ऊपर ताला कंपनी के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर लगाया है। हालांकि जैसा जानकारी मिली है इनको भी मौके पे बुलवाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ताले के ऊपर ताला यहाँ पे लगाया गया है और कंपनी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी में इस ताले को खुलवाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि अंदर क्या वाकई में कॉपीराइट एक्ट के तहत जो माल है वह माल रखा है या नहीं है। लेकिन अभी तक जो बात निकलकर सामने आई है, लिवाइस कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। इस दुकान में डीके गारमेंट्स के अंदर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त कॉपीराइट एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई अजमेर में होती हुई नजर आ रही है। शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी पुलिस को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। बीती रात असामाजिक तत्वों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते हादसे को टाल दिया गया, नहीं तो बड़ी जनहानि को रोकना संभव नहीं हो पाता। शहर के कृष्णगंज थाने इलाके में बीती रात असामाजिक तत्वों ने शहर से दूर लोहागल की ओर जाने वाले मार्ग पर बने पेट्रोल पंप को आग के हवाले करने के मंसूबे बनाए और पेट्रोल पंप पर लगी मशीनों पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। गनीमत रही कि समय रहते पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने बहादुरी दिखाते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए आग को शांत कर दिया, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो जाता जिसमें बहुत बड़ी जनहानि को टालना संभव नहीं हो पाता। सूत्रों के मुताबिक आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने नकेल कस दी है और जल्द ही मामले का खुलासा भी पुलिस द्वारा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के रुपए और नाप को लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों और पेट्रोल भरवाने आए असामाजिक तत्वों के बीच मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते कुछ देर बाद बोतल में पेट्रोल लेकर आए इन असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल पंप पर लगी मशीनों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, लेकिन तत्परता से कार्यवाही होने के कारण आग पेट्रोल टैंक तक नहीं पहुंच पाई और बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और अपराधियों को खोज निकालने का काम शुरू कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कृष्णगंज थाना पुलिस आज शाम तक मामले का खुलासा करेगी। करीबन 10 बजे की बात है और 10 बजे एक इंडिगो गाड़ी आई थी, उसमें 2-3-4 बंदे थे। वो आकर के हमारे सेल्समैन से तेल भरवाया। तेल भरवाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई हमने पेमेंट कर दिया है पेटीएम के द्वारा। हमारे सेल्समैन ने पेटीएम पे चेक किया तो आया हुआ नहीं था, तो उन्होंने बोला कि भाई आ गया। हमारे सेल्समैन ने बोला कि नहीं आया है, तो फिर थोड़ी बहुत हुई, फिर बिना पैसे दिए हुए वो चले गए। जाने के बाद में थोड़ी देर बाद में फिर वापस आए और एक तो इंडिगो गाड़ी थी, एक फॉर्चूनर थी और उसमें लगभग 15 से 17 आदमी थे। वो सब आकर के सेल्समैन के साथ में मारापीटी की। उसके बाद में वो बेचारा भाग करके और हमारे पास उधर गया, तो हम लोग जब तक संभालते तब तक वो लोग मारापीटी करने लग गए थे। फिर हम लोगों ने भी थोड़ी धक्का मुक्की की। फिर हमारे सेठ जी आए तो सेठ जी के गले की सोने की चेन थी, उन्होंने सेठ जी को धक्का मार के फॉर्चूनर के अंदर डालने की कोशिश की। अब वो उनकी सोने की जो चेन थी वो चेन जो है गाड़ी में गिरी है या कहाँ गिरी है या वो तो लेके गए वो मालूम नहीं, पता नहीं है। उसके बाद में फिर वो कैसे भाग गए। जाने के बाद में फिर लगभग 1 बजे के आसपास वापस आए और 2 लोग आकर के इस मशीन पे वापस आके इस मशीन में इधर से आकर के उस मशीन पे पेट्रोल डाल के और एक आदमी ने पेट्रोल छिड़का, दूसरे ने तिल्ली लगा करके और चले गए। हमारे जो सेल्स मैंने वो थे बंदे, उन्होंने कैसे मतलब शुक्रिया मातेश्वरी का कि उन्होंने इस आग पे काबू पाया। अगर भैया आग ज़्यादा लग जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कम से कम मान के चलो कि आधा लोहागल ख़त्म हो जाता। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैनेजर हूँ।
नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने वाले कलयुगी अध्यापक को अजमेर विशेष न्यायालय संख्या 1 ने 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 55,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 12 साल की नाबालिग छात्रा के साथ विद्यालय में अश्लील हरकत करने वाले आरोपी सरकारी शिक्षक रामहित मीणा है। अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए हवसी शिक्षक को न सिर्फ 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 55,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट अभियोजक रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने 29 अक्टूबर 2023 को मसूदा थाने में मामले की शिकायत दी थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 32 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिन पर गौर करते हुए अदालत ने सजा सुनाई है। देखिए, आज पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश श्री राजीव कुमार बिजलानी जी ने पोक्सो एक्ट के आरोपी और 12 वर्ष से कम आयु की नाबालिग बालिका के साथ विद्यालय में सरकारी अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 55,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना अनुसार परिवादी ने मसूदा थाने में दिनांक 29/10/2023 को रिपोर्ट इस आशय की दी थी कि 23/10/2023 को उसकी पुत्री विद्यालय में हमेशा की तरह पढ़ने के लिए गई थी और शाम को जब घर पे आई, रोती हुई आई, तो बच्ची से उसके माता पिता ने प्यार से पूछा तो उसने बताया है कि विद्यालय में ही पढ़ाने वाले टीचर रामहित मीणा ने उसे अपनी गोद में बैठाया और बच्ची के साथ गलत तरीके से बैड टच किया, और जिसकी शिकायत उसने तत्काल इस विद्यालय में की। विद्यालय प्रशासन द्वारा रामहित मीणा को इससे स्पष्टीकरण मांगा और दूसरे दिन से रामहित मीणा लंबी छुट्टी पर चले गया बिना विद्यालय को सूचित किए है। ठीक है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रामहित मीणा को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया और आज माननीय न्यायालय ने रामहित मीणा को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 55,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण के अंदर 11 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए और माननीय न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि शिक्षक और विद्यार्थी का एक रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है और प्रत्येक माता पिता शिक्षक पे बहुत विश्वास करता है, जो कि उनका रिश्ता इतना संवेदनशील होता है कि शिक्षक पर यह विश्वास करते हैं कि वो बच्चों को अच्छे संस्कार और सुसंस्कार देंगे और जिस प्रकार से उन्हें एक गुरु के रूप में भगवान का दर्जा दिया गया है और उस गुरु ने ही उस बालिका के साथ इस प्रकार की घटना की है, इसलिए उसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई नरमी का रूप नहीं अपनाया जा सकता। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और कंप्रेसर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि परिवादी ने 21 अक्टूबर को ट्रैक्टर और कंप्रेसर चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए थी। पुलिस ने सराहनीय कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों के नाम भगवती लाल, भैरूलाल और सुरेश गुर्जर है, जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस तीनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। आदर्श नगर थाने पर 21 अक्टूबर 2024 को एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, जिसमें परिवादी सूचना देता है कि एक करीब 25 लाख का ट्रैक्टर प्लस एक कंप्रेसर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, अभय कमांड के सीसीटीवी फुटेज, नेशनल हाईवे के फुटेज और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध मुलजिमानों की पहचान की गई और उससे पहले भी पुलिस ने करीब संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में चालानशुदा मुलजिमों की जो है उनसे विस्तृत में पूछताछ की गई है। करीब 250 से 300 करीब कैमरे चेक किए गए पुलिस के द्वारा। पुलिस की अथक प्रयास की सफलता हमने मुलजिम को आइडेंटिफाई कर ली और आइडेंटिफाई करने के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी करके और इस केस का 100% रिकवरी की गई है। किस किस को गिरफ्तार किया? 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, भगवती लाल, भैरूलाल और सुरेश गुर्जर को। और इनका कोई पूर्व रिकॉर्ड है? पूर्व में इनका अभी आपराधिक रिकॉर्ड संबंधित थाने से लिए गए हैं। अभी तक सूचना से नील रिपोर्ट प्राप्त हुई है, फिर भी हम आईसीजेएस के माध्यम से और कंटिन्यूस के अगर कोई रिकॉर्ड है तो प्राप्त किया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये तीनों ही मूल रूप से भीलवाड़ा के अलग अलग लोकेशन के रहने वाले हैं। इनको जो वारदात की जहाँ वारदात अंजाम दी, क्या ये पहले से रेकी की है या इनको या पहले ये कोई किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं? इनमें से एक मुलजिम जिसकी इस टेक्नीशियन है, ये माइंस में कंप्रेसर का और क्रॉलर
मशीन से रखता है, तो इसका वो उस काम से लेना देना वाकिफ है। तो अजमेर में ये इसी सर्च में आए कि कोई ऐसा कंप्रेसर या कोरोलिंग या कोई लीज पे या कोई खरीद ले, लेकिन इन्होंने जब ऐसा नहीं मिला तो एक जहां एक माइंस के लोकेशन के आसपास कंप्रेसर दिखा, उनकी ये मॉडस ऑपरेंडी रही कि क्यों नहीं इस पे जो लेबर है उनको ही वसीबूत करके इसी कंप्रेसर को चोरी कर लिया जाए। तो उन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। तो इसमें क्या लेबर भी शामिल है, ये कंप्रेसर के जो काम करने वाले? लेबर इंटेंशनली लेबर का इसमें कोई रोल नहीं है उस चोरी के परखने में। लेबर को इन्होंने वसीबूत किया गया है और लेबर को पता ही नहीं चलने दिया, ऐसी अवस्था में उनको ये ट्रैक्टर में कंप्रेसर चोरी की गई है। ये आदर्श नगर थाने के पीछे की। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। हाथीभाटा पावर हाउस में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 10 प्रकरण आए। इसमें से अधिकतर प्रकरण बिल करेक्शन से संबंधित थे। जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों ने सभी प्रकरणों को सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया और कहा कि सभी प्रकरणों का निस्तारण 7 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। इस जन सुनवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करना और उन्हें बिजली विभाग की सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना था। अधिकारियों ने कहा कि वे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस जन सुनवाई के आयोजन से उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं का समाधान करने का अवसर मिला और उन्हें बिजली विभाग की सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सरकार के निर्देशानुसार जोन स्तर पर हर दूसरे गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस बार जन सुनवाई में अभी तक 10 प्रकरण आए हैं, जिसमें बिल करेक्शन से रिलेटेड है, सोलर एनर्जी का एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, लाइन शिफ्टिंग से रिलेटेड है और नए कनेक्शन से रिलेटेड प्रकरण आए हैं। सब प्रकरणों को अपने स्तर पर देखकर और तुरंत इनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और सभी प्रकरणों का 7 दिन के अंदर अंदर निस्तारण कर दिया जाएगा। सर, अधिकतर ज़्यादा मामले किस मामले के अंदर आए हैं? इस बार अधिकतर मामले बिल करेक्शन से रिलेटेड आए हैं, तो बिल करेक्शन से रिलेटेड मामले 2 दिन में निस्तारित कर दिए जाएंगे। अब तक कुल कितने? अब तक टोटल 10 प्रकरण आए हैं। कब तक चलेगी सर जन सुनवाई? जन सुनवाई अभी 1 बजे तक चलेगी। तीर्थ नगरी
पुष्कर में सर्दी का सितम शुरू हो गया है। शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए रात्रि में अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज सुबह सर्द हवाओं से कपकपाने वाली ठंड हो गई तथा खेतों व गाड़ियों पर बर्फ जम गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह खेतों में बर्फ जम गई। अब बढ़ती सर्दी के कारण दिन भर लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है तथा कपकपी छूटने लगी है। सुबह और शाम को सर्दी के कारण बाजार भी सुनसान नजर आ रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जिला अजमेर में ई रिक्शा की समस्या को लेकर क्रांति सेना द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि शहर में किराए के ई रिक्शा की संख्या बहुत ज्यादा है जो यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर स्थानीय ई रिक्शा चालकों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार हैं और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सहयोग करने को भी तैयार है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान प्रमुख क्रांति सेना समिति ने भी अपना समर्थन दिया है। समिति ने कहा है कि वे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। मिलने आए कलेक्टर साहब। हम यहाँ इसलिए आए भैया क्योंकि जो शहर के अंदर किराए के ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि संख्या में इतनी ज़्यादा है कि जो स्थानीय ई रिक्शा चालक है उनको बहुत परेशानी है। और प्रशासन जब कार्रवाई करता है तो स्थानीय ई रिक्शा चालक जो खुद खरीद के चला रहे हैं उनमें और किराए के ई रिक्शाओं में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्रांति सेना ने एक ई रिक्शा यूनियन बनाई है जिसके चलते है कि प्रशासन को अवगत कराया जाएगा कि शहर के अंदर कितने स्थानीय ई रिक्शा चालक हैं जो खुद खरीद के चला रहे हैं, जिनके ऊपर की प्रशासनात्मक कार्रवाई कभी कभी हो जाती है। तो इसके लिए ज्ञापन देना है साहब। किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको? समस्या तो यही है कि जब ई रिक्शा चालक इतने सारे हैं तो सारा जितना भी ब्लेम है वो ई रिक्शा चालकों पे आता है ट्रैफिक का, कि ट्रैफिक बाधित हो रहा है, जबकि किराए के इतने ई रिक्शा चल रहे हैं शहर के अंदर जिनकी वजह से जो है ट्रैफिक बाधित है। आज किससे मिलने आए आप? कलेक्टर साहब से मिलना है। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया। यह आयोजन आज सुबह 8 बजे आनंद सागर पुराने चौपाटी से शुरू हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के विकास और प्रगति को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने भी भाग लिया और उन्होंने रन फॉर राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, पुलिस सेना, होमगार्ड, विभिन्न कर्मचारी संघ, एनजीओ और आमजन शामिल थे। इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान के विकास और प्रगति के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। राजस्थान अपनी प्रगति पर है। पिछले 3 दिन से राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्तमान सरकार को 1 वर्ष पूरा भी होने जा रहा है और उसके तहत अजमेर में आज प्रातःकाल रन फॉर विकसित राजस्थान का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग सैकड़ों विद्यार्थी दौड़ लगाई। जिला प्रशासन के लोग थे, अन्य भी जन थे। ये इसीलिए कि हमारा ये राजस्थान जिसकी ऐतिहासिक परंपराएं, जिसकी यहाँ पर किले, यहाँ पे इतिहास, यहाँ के सारे जो है इतिहास की दृष्टि से महान राजस्थान है, वो आगे और निखरे। यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों का निवेश हो। लगभग 350 बिलियन डॉलर का यहाँ पे MOU हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये इससे राजस्थान का विकास भी होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और एक राजस्थान समृद्धशाली राजस्थान के रूप में सामने आएगा। उस दृष्टि से कुछ कार्यक्रम की रचना की है और आज भी हज़ारों लोगों को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र जारी करने जा रहे हैं। कल किसानों को कोई तोहफे देंगे, परसों कोई महिलाओं को देंगे। इसलिए हम सोचते हैं कि जो 8 करोड़ जनता है, यह हम सब एक मुखी होकर के राजस्थान के विकास में लगें, उसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। अजमेर के आशागंज में झूलेलाल चौक के पास स्थित उत्सव इलेक्ट्रॉनिक पर 2 चोरों ने छात्राना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक राजू पारवानी ने बताया कि आज सुबह जब वह अपनी दुकान में आए तो उनको कुछ मोबाइल गायब मिले। इसके बाद जब उन्होंने आगे देखा तो उनको LED भी गायब मिली और गल्ला भी खाली मिला। इसके बाद जब उन्होंने CCTV फुटेज चेक की तो पता चला कि छत की खिड़की तोड़कर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए और जूतों में के ऊपर थैले डाले हुए 2 चोर दुकान में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक ने बताया कि चोरों ने लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का सामान चुराया है, जिसमें नगद और चांदी के सिक्के भी शामिल है। इतना ही नहीं, इन शातिर चोरों ने दुकान पर लगे 6 में से 2 कैमरे भी तोड़ दिए, जिससे कि उनको देखा ना जा सके, लेकिन बाकी के कैमरे में घटना कैद हुई है, जिसके आधार पर क्लॉकटावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरी दुकान उत्सव इलेक्ट्रॉनिक आशागंज झूलेलाल चौक में है, जो कि यहाँ आशागंज झूलेलाल चौक में स्थित है। वहाँ से मेरे यहाँ मैं सुबह जब आया
करीबन 10:30 पौने 11 बजे। तो मैंने देखा जैसे इस दुकान का शटर ऊपर करा तो मोबाइल गायब मिले। मेरे जो एम्प्लॉई हैं उसने बताया कि मोबाइल भैया नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं दिख रहे हैं। फिर मैं आसपास देखा तो मेरा जिसमें कैश का गल्ला था वो भी नहीं दिख रहा था। फिर मैं अंदर और देखा कि आगे पीछे क्या हुआ, ये कैसे हो गया। फिर मैं अंदर गया तो 2-3 एलईडियाँ भी गायब दिखी। और गल्ला ऊपर चढ़ के जब मैं सीढ़ियों पे गया तो मैंने देखा मेरा गल्ला टूटा हुआ है, जिसमें कि मेरी कैश थी 28-30 हज़ार और चांदी के सिक्के और मेरे कुछ गिफ्ट आइटम थे जो कि गायब थे। करीबन 2-2.5 लाख रुपए के 11-12 मोबाइल थे कंपनीज के, रियलमी, वीवो, MI वगैरह के, वो सारे गायब थे। चोर किधर से रास्ते? चोर सर जब मैं और ऊपर गया तो हमने ऊपर छत के ऊपर एक टीन शेड वाला जिसमें कि रोशनी आती है, एक विंडो लगा रखी है, उस विंडो को तोड़ के और उसमें से अंदर घुसे हैं। जैसे कि मैंने तहकीकात करी, उसमें से घुस के 2 आदमी वाइट कपड़े पहने हुए, वाइट जूते पहने हुए, पूरा मुंह वाइट कपड़े से ढका हुआ और जूतों पे भी नीचे थैली पहन रखी है। और वो दोनों नीचे आते हैं, मेरे को जैसा कि कैमरा में दिख रहा है, 2 आदमी नीचे आते हैं। देख रहा हूँ कि पहले तो उन्होंने मोबाइल उठाए, फिर उसके बाद देखा कि गले को उठा के वो ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ ले जाने के बाद फिर नीचे आए, फिर अंदर चारों तरफ तहकीकात करी, 2-3 LED ले गए और इस तरह से वो चोरी करके ले गए। करीबन 3-3.5 लाख का माल मेरा चला गया। कौन सा थाने में जी? ये क्लॉकटावर थाने में हमने, मेरे छोटे भाई ने फ़ोन किया है, उन्होंने बोला हम आ रहे हैं 5-10 मिनट। क्या की दुकान है? मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, कहाँ पर? आशागंज जुलाल चौक में। ठीक है। और ये जो कैमरे मेरे तोड़ के लेके गया? सर कैमरा मेरे 2 बाहर लगे हुए हैं, 4 अंदर लगे हुए हैं, 6 कैमरा हैं। बाहर की चालू है, अंदर की 2 कैमरा चालू है और 2 कैमराओं से इन्होंने तार निकाल दिए, जिसके कारण की विजन नहीं आ रहा है, वो बंद हो गई है। बाकी नजर तो आ रहा है ना उससे? हाँ, 2 जो मेरी मेन कैमरा है उससे कैमरा से नजर आ रहे हैं कि 2 लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, ऊपर की छत से आए हैं, नीचे उतर के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मोबाइल ले गए और गल्ला ले गए। और ऊपर मेरी 2-3 एलईडियाँ पड़ी थी। ऊपर मेरी एक्चुअली के कैमरा नहीं है, तो ऊपर मैंने देखा कि 2-3 मेरी एलईडियाँ भी गायब। फायसागर रोड स्थित नाले का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 1,40 लाख रुपए की लागत से किया। इस नाले के निर्माण से आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता में भी सुधार होगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने इस अवसर पर कहा कि अजमेर शहर में विकास की गंगा बहने लगी है, साथ ही करोड़ों की लागत से नाला और नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है। वह यह नाला अजमेर शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे शहर की सुंदरता में वृद्धि भी होगी। अजमेर में विकास का गंगा बहनी शुरू हो गई है। पिछले दिनों में करोड़ों के नाले और सड़कों का श्री गणेश हुआ है। उसके तहत अजमेर उत्तर में लगभग 30 करोड़ के नाले और लगभग 30 करोड़ की सड़कें बनने जा रही हैं। उसके तहत आज यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के सामने 1,40 लाख की लागत से ये नाला बनने जा रहा है। यह काफ़ी समय से यह नाले की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। कई बार नाला जो है भर जाता था और बरसात के दिनों में पानी बाहर बहता था, यहाँ के निवासियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। ये नाला पक्का बन करके आगामी 2 महीने के पहले ये तैयार हो जाएगा। लगभग 250 मीटर ये नाला है। यहाँ संत कंवरराम कॉलोनी के गेट के सामने से शुरू होकर के कीर्ति नगर के चौराहे तक जाएगा, काफ़ी चौड़ा है। उसके सामने वाली लाइन में भी वहाँ पे एक नाली का भी निर्माण होगा, ताकि किसी भी रूप में पानी सड़कों पे ना आए और आराम से यहाँ के लोगों को उससे राहत मिले। मैं बहुत यहाँ के निवासियों का शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ यहाँ ठेकेदार और यहाँ का जो इंजीनियर है, स्टाफ है, वो बहुत जल्दी इसको तैयार करके अच्छा बनाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगा। अभी आपने जैसा बताया हरिपाव फतेह नगर में भी एक थाना बनने जा रहा है। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना, उसकी सीमा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कई बार दिक्कतें आती थी। तो इस सरकार से एक नया थाना हरिपाव नगर का स्वीकृत हुआ है, वह भी इसी महीने में शुरू होने जा रहा है। साथ ही पुलिस चौकी जो संपर्क सड़क पे और पहाड़ी पे थी, वह शुरू हो चुकी है। वो लगता है कि यहाँ के नागरिकों का सुरक्षा भी बढ़े और सब लोग अपने आप को निर्भय होकर के अपना जीवन जी सकें। और इस क्षेत्र में
जो काफ़ी शिकायतें अतिक्रमणों की और अवैध रूप से रहने वाले लोगों की आ रही है, उसके भी रोकथाम की जा सके, इस नाते थाने और चौकी का उद्घाटन हो रहा है। अजमेर स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में दिव्यांग दृष्टिहीन बच्चों के प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए परिजन पहुंचे, लेकिन साइट नहीं चलने के कारण परेशानी हाथ लगी। इसके बाद परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस बाबत ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या का उल्लेख किया और समाधान की मांग की। विकलांगता प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी सुविधाओं और लाभों का लाभ उठाने में मदद कराता है। 2 साल से हम घूम रहे हैं, हमके बच्चे ने गूंगे बेरे, इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही है कि सुनाई करिए, मेरे को कोई भी राशन पानी सब बंद है इन बच्चे को। आप क्या करने चाहते हो, क्या करने नहीं चाहते हो, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। आज काय के लिए आए आप लोग, क्या उसका समस्या है? मेरे बच्चे इसलिए आए हैं कि मेरे को नहीं तो धान मिल रहा है, ना कोई पैसा मिल रहा है, इनका पेंसिल बंद हो रही है, गेहूँ भी बंद हो रहा है, इसलिए आए हैं। कितने जने हैं बच्चे, कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। क्या चाहते हो आप लोग? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की कोई आगे जाके कोई कार्रवाई हो सके। आज आप यहाँ पर आए, किस काम के लिए आए यहाँ पर? इस बच्चे के लिए आए हैं, कोई सुनवाई हो जाए इसकी। क्या हुआ यहाँ पर? अंदर गए जो, क्या बात हुई आपकी? कोई भी बात नहीं हुई हमारे तो। क्या कह रहे हैं आपको? बोल रहे हैं साइड नहीं चल रहा है। ठीक है। अब कल फिर बोल देंगे कि कल फिर चलना, कि बार बार घूमने का काम ही रहेगा क्या मेरा? कितना टाइम हो गया आपको इंतजार करते हुए? 2 साल हो गए मेरे को चलने। आज कितने बजे आ गए थे आप? कितना टाइम? सुबह 10 बजे आ गए यहाँ। ठीक है, आपका नाम बताओ। माया देवी। कहाँ पे रहते हो आप? मोल्टी गांव में, सूसरा के पास में। अभी कैसे आए हो आप लोग? बस से। है कि जितने मानसिक है, विकलांग है, इनकी जांच के लिए यहाँ आए थे कि फिर सर्टिफिकेट बनेगा इनका। तो यहाँ से CMHO साहब से भी उन्होंने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि अभी साइड नहीं चल रही है, इसलिए बार बार इनको बहुत लाना मुश्किल है, पहले तो बनाना मुश्किल है, फिर भी वापस दूसरे दिन हमने निवेदन भी किया कि अभी तक वो साइड चली नहीं। कितना टाइम हो गया आप लोगों को यहाँ पर खड़े हुए इंतजार करते हुए? सुबह 10 बजे से आए थे, 2 घंटे हो गए। क्या कह रहे हैं आपको यहाँ पे अधिकारी? नहीं, वो साइड नहीं चल रही है, उन्होंने बात की थी। आप लोग कहाँ से आए हो? सिलोरा ब्लॉक से, अलग अलग गाँव से हैं। क्या किराए की गाड़ी लेके आए हो? हाँ। आप क्या चाहते हो आप लोग? चाहते हो कि लोगों का ये विकलांग सर्टिफिकेट बने, हम तो ये चाहते हैं कि और ये साइड का प्रॉब्लम सोल्व हो। सुनते नहीं है कोई, सभी मानसिक है, कोई सुनता नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। इससे बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते एक नए सफर पर। पुष्कर के SDM कार्यालय में आज जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने की। इस कार्यक्रम में उपखंड स्तरीय के लोगों ने अपने समस्याओं और गाँव की समस्याओं के बारे में बताया। इस जन सुनवाई में लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्या
समस्याएं रखी, जिन्हें उपखंड अधिकारी ने सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। यह जनसुनवाई कार्यक्रम लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बताने और उनके लिए समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आज मासिक जन सुनवाई में माननीय उपखंड अधिकारी जी के यहाँ हमने जन सुनवाई में पुष्कर नगर परिषद के स्वामित्व की जो भूमियाँ हैं उनके लिए प्लान टेबल सर्वे करके और एक लैंड बैंक बनाने की मांग की है। और ये हम लगातार करते आ रहे हैं कि भाई ये एक बार राजस्थान भर में सभी निकायों में, सभी विकास प्राधिकरण में, न्यासों में ये लैंड बैंक बन रहे हैं और ये बने हुए हैं, पर लेकिन हमारी पुष्कर नगर परिषद में ही ये एक अपनी भूमियों का कोई लैंड बैंक नहीं है। लैंड बैंक यदि बन जाता है तो जो अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है पुष्कर में, जो दलाल किस्म के लोग नगरपालिका की भूमि पे अतिक्रमण करा के बेच रहे हैं उन बहुमूल्य संपत्तियों को, तो उन पे रोक लगेगी। और यदि एक लैंड बैंक बन जाता है तो पीपीपी मोड पे यहाँ कई बिल्डर्स, कई लोग यहाँ प्लान लेके आएंगे। नगर परिषद अपने प्लान बना सकती है डेवलपमेंट के। उस डेवलपमेंट प्लान से जो पैसा अर्जित होगा, वैसे भी स्थानीय निकाय अपनी आय खुद ही अर्जित करती है, तो उसके लिए 12 को लगभग 316 हेक्टेयर भूमि नगर परिषद को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने सिवायचक भूमियां नगर पालिका को ट्रांसफर की है। तो 316 हेक्टेयर का मतलब कम से कम 3000 बीघा जमीन नगरपालिका को मिली है। तो नगरपालिका के पास जब इतनी भूमियां हैं तो उनका यदि लैंड बैंक बन जाता है तो उससे जो पैसा आएगा, अर्न होगा, उससे पुष्कर तीर्थ का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना पैसा पुष्कर तीर्थ नगरी में है कि यहाँ इस लैंड बैंक के माध्यम से नगरपालिका अपनी योजनाएं बना के, विकास की योजनाएं बना के, आवासीय योजनाएं, व्यवसायिक योजनाएं, संस्थानिक योजनाएं बना के लोगों को आवंटन करे, भूमियां खुली नीलामी करे और उससे जो पैसा आता है उससे पुष्कर तीर्थ का विकास करे। और जो अतिक्रमण होके लोग जो धंधा कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, दलाली का, उस पर भी रोक लगेगी। तो हमें विश्वास है कि जो हमारे नए प्रशासक नगर परिषद के हैं उनसे हमने विश्वास दिलाया कि आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे पुष्कर को एक नई पहचान मिले और पुष्कर का लैंड बैंक बन जाए। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। दियो माके का गाँव का नक्शो और जमानत दोनों खराब है। पहले कल मीटिंग में आया, जब एसडीओ साहब बैठे वहाँ तहसीलदार जी बयान ज्ञापन दियो में और चैन से ही डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं। माँ की खातादारी की ज़मीन है, शिवा वर्किंग खातदारी, चौसालाम खातदारी और बयान नंबर 12 जो रोटेश जमाम जमीन भी टाइम के महीना बयान शिवाय से कर एडीएम डाल दी। अब बी को उधर की सरकार में मांग करी 2-4 बार के भाई के माध्यम से गलत है वो सही अनुसार है। बी के बावजूद सरकार आदेश कर दिया 18 का महीना कि वह इनकी नक्शा और जमानत दोनों दुरुस्त की जाए, लेकिन दुरुस्त कर बहुत बैराम पड़ गई और बाहर केवल नक्शो ठीक कर दिया है और जमानत के मैं छेड़ूंगा ना। और अब जो ज़मीन एडीएम जाती है तो बात हुई एसडीओ साहब हो तो कि हम कोर्ट में बात करेंगे, तो कोर्ट में बात करो तो जन सुनवाई की बात की है। जन सुनवाई तो आदमी की समस्या, किसी भी प्रकार की सब समस्या सुननी चाहिए। अब कोर्ट अटे ही है, करबाड़ा यही है, कोर्ट में एडीए से बुला भाई जब कह रही है, जब क्या होता है कि पटवारी क्या करते हैं कि जब ये मौका जो मंगाते हैं तो उसके अंदर ये क्या करते हैं कि पटवारी लिख कर आदित प्रभाव उतारा, उसमें जब हमारे बुजुर्गों से, बडेरों से ज़मीन बात पूछते नहीं खातदारी है, उस जमीन को भी एडीएम में डाल दी शिवाय करके। तो जब कौन की जगह का मामला है ये तिलोरा गौड़ पुष्कर तहसील का पूरी का मामला, पुष्कर तहसील का पूरी का। जबकि जमीन इतना हमारा रिकॉर्ड गलत है। अरे राज का प्रभावित तो किसान हो रहे हैं बेचारे, जो उसमें उसके मकान है, कुएं, सैकड़ों वर्षों पुराने मकान और कुएं बने हुए, लेकिन उनको भी तो ये शिवाय से करी एडीएम में डाल दिया। किसान परेशान है। आने वाले समय के अंदर शायद किसान को ये हाल रहा ना तो किसान को मजबूर होकर धरना देना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी पर एक तो क्या हमारे जमीन है कि लोगों के एडीए में चली गई घूसर, तो उनको रुकाने के लिए भाई ग्राम पंचायत नाम रखा जाए, नंबर 1। दूसरी बात है हमारे लाइट की परेशानी आ रही है, लाइट टाइम पर दिया जावे। तीसरी बात है हमारे ये कि जो कोई जैसे कई मंदिरों का नाम कर दिया पर्सनल आदमी नाम, और कई हमारे गाँव में भी ऐसी रिकॉर्ड दुरुस्ती नहीं हुआ। रिकॉर्ड पहले वाले जो खरीदार थे ना, बेचने वाले नाम वापस आ गई हमारे गाँव में भी जमीन, जिनको बेचा ना हमने और जिनको खरीदी, तो जो बेचने वाले नाम वापस आके लड़के लोग बेच रहे हैं उनको, जबकि वो जमीन तो बेच चुके हैं। ठीक है, मैं भेजो। तो अपने आधार संबंधी में दुरुस्ती करने के लिए उनको मैं निवेदन किया भाई आधार संबंधी को दुरुस्ती करे, जैसे पहले रिकॉर्ड था वर्किंग आधार पर, वैसे रिकॉर्ड वापस रखा जाए।
ये हमारी मांग थी सरपंच समुद्र सिंह रावत। उन्होंने कहा ऑर्डर करवा देंगे, हम रिकॉर्ड चेक करके आपको ऑर्डर करवा देंगे। अजमेर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुरा फकीरा खेड़ा में कमरे बनाने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। यह धरना अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों द्वारा आयोजित किया गया था। इस धरने के पीछे का मुख्य उद्देश्य स्कूल में कमरे बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि स्कूल में पर्याप्त कमरे नहीं होने के कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अजमेर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली ने कहा कि स्कूल में कमरे बनाने की मांग को पूरा करने के लिए हमारी ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर हम जल्द ही जिला प्रशासन से बातचीत करेंगे और स्कूल में कमरे बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। देखिए, एक तरफ तो सरकार 1 साल का उत्सव मना रही है कि बहुत बड़े बड़े काम किए, ये उनकी नाकामी देख लीजिए। अगर उन्होंने काम किए होते तो बेचारे धरने प्रदर्शन में क्यों बैठना पड़ता। आज स्कूलें बंद कर रहे जा रहे हैं, आज कल वो प्रशासन सड़क नाली के लिए परेशान है लोग, और कुछ भी नहीं। ये सरकार केवल पर्ची सरकार है ना, केवल पर्चियों पे काम करती है, पर्ची बांटती रहती है। एक स्कूल में जो हमारे वार्ड 30 में वसीम खान के वार्ड में स्कूल 60 साल से चली हुई है, उस स्कूल में 4-5 कमरे बन रहे हैं जिससे कि वो क्रियान्वित हो सके, 10वीं 12वीं स्कूल बन सके, जिससे बच्चे, गांव के बच्चे दूसरी जगह, कई बार माँ बाप के पास पैसे नहीं हो तो बाहर नहीं पढ़ाते हैं, 8वीं के पास उनकी शिक्षा ही डम हो जाती है। लेकिन ये सरकार, हमने 4-5 बार ज्ञापन दे दिया, प्रशासन को ज्ञापन दे दिया, कोई इनकी ज़मीन नहीं है वन विभाग की, और वहाँ कहते हैं वन विभाग की ज़मीन है, और वन विभाग वालों से पूछते रिकॉर्ड, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है भाई आपके पास, ऐसा क्या प्रेशर है जो आप वन विभाग वाला उठकर आ जाता बार बार, जबकि तहसीलदार जी ने खुद ने लिख के दी हुई है। तहसीलदार से बड़ा तो नहीं होता यहाँ पर, तहसीलदार को पता है कौन कौन सी ज़मीन किसकी खसरे की है। तहसीलदार ने खुद ने लिख के दी है कि वन विभाग की ज़मीन नहीं है, उसके बावजूद भी वन विभाग वाले आके रोज़ रोज़ अड़चन मचाते हैं। बच्चों की वो बुनियादें खुद ही पड़ी है। कल एक बच्चा गिर गया, उसकी ये बेटा बच्चा बेचारा, उसकी टांग टूट जाती, उसके लगी है कई चीज़ें। तो हम ये चाहते हैं कि क्या बच्चों को मारने के लिए खोदा है वहाँ पर, तो वो कमरे बनने चाहिए, स्कूल का ग्राउंड बनना चाहिए। एक तरफ हम बच्चों को कहते हैं सर्वगुण विकास होगा, ग्राउंड होगा, खेल का ग्राउंड होगा। बेचारे अमीर हो तो वो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा ले, आज ये गरीब आदमी तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। तो अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्लान है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं धरने पर। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो कल बजरलाल सरकार, पर्ची सरकार, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कल हम उनका भी घेराव करेंगे। मैंने सीएम हाउस में लिखवा दिया ये बात कि हम अजमेर की जनता के लिए आपसे मैं मिलना चाहती हूँ, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आपसे मिलना चाहता है, यहाँ क्या हो रहा है हम आपको बताना चाहते हैं, प्रशासन क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, तो हमने वहाँ भी लिखाया हुआ है। अगर यहाँ नहीं होगा हमारा काम, हम कल उनको घेरेंगे और ये काम तो करवा के रहेंगे। शिक्षा का है, शिक्षा के लिए लड़ेंगे, शिक्षा का अधिकार सबको पढ़ने का है, तो पढ़े बच्चे पढ़े, इसलिए स्कूल का विकास हो। सर क्या वार्ड 30 फकीरा खेड़ा, किशनपुरा फकीरा खेड़ा में कम से कम 65 से 70 साल स्कूल पुरानी है, संचालित चलता आ रहा है। पूर्व में भी कमरे बनता है, काम होता रहा और अभी बन रहा है। अभी 8 महीने पहले शौचालय निर्माण हुआ था स्कूल का, जब कोई अड़चन नहीं थी। अभी 2 कमरे और 2 कमरे और 4 कमरे अलॉट हुए हैं। वन विभाग आ गया का हमारी ज़मीन है। अब 65-70 साल से वन विभाग कहाँ था, इसका रिकॉर्ड ठीक है भाई, वन विभाग वाले से बात करी, महीने से चल रही थी, इसका रिकॉर्ड निकाला, इसके सीमा ज्ञान कराया, रिकॉर्ड निकाला, तहसीलदार जी से पटवारी, कलेक्टर साहब को लेटर देगा, तो कलेक्टर साहब के यहाँ से लेटर से लिखा हुआ है सार्वजनिक निर्माण विभाग में सामुदायिक भवन और शौचालय बनाने बाबत। यहाँ से भी आया तो सार्वजनिक जिनकी ज़मीन है उन्हीं का नाम आया, ना कि कहीं भी रिकॉर्ड में नाम नहीं है। ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है इसमें फाइल में कि PWD के नाम है, PWD से लेटर लिया उन्होंने, नो ऑब्जेक्शन, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप करा सकते हो। वन विभाग वाले परेशान करते हैं कि कमरे नहीं बन रहे। अभी 4-4, 5-5 फुट खुदाई हो रही है, पूरा काम चालू हो गया, नीचे का बेस बनना हुआ, उसके बाद आया था वन विभाग हमारी ज़मीन है। अभी कल परसों में एक बच्चा गिर गया, उसमें पानी भरा हुआ है, निकालते पानी आता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी बच्ची किसी की लग जाती है, इसका जवाबदार कौन होता है? बड़े बड़े कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, बड़े बड़े नेता हो या अधिकारी हो, सबके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल होती है गरीब बच्चों के लिए पढ़ लिखे, सरकार उसी को बंद कर रही है। 8th क्लास तक है, कमरे बनते हैं तो 12वीं 10वीं तक होगी, 12वीं तक होगी, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। सरकारें क्या बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को पढ़ने वहाँ स्कूल है नहीं, दूर है, कम से कम 3-3, 4
गरीब माँ बाप स्कूल बच्चों को छुड़वा लेते हैं। तो इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। आज हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम शाम तक है, और कल सीएम साहब का पूरा फकीरगढ़ का गांव, स्कूल और बच्चे सीएम साहब का, भजन लाल जी का घेराव करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हफ्ते 10 दिन बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मेरा वार्ड 30 से पार्षद वसीम खान। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर में कौशल विकास सामग्री वितरण के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय में अध्ययनरत 100 छात्राओं को हेल्थ केयर और ब्यूटी और वेलनेस के किट बांटे गए। प्रत्येक किट में प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त कर जहां एक और छात्राओं के चेहरे खिल उठे, वहीं पूर्व पार्षद मुकेश कुमावत ने छात्राओं से भविष्य में अपने पैरों पर स्वयं खड़े होने का आह्वान किया। इसके साथ ही ACBO नरोत्तम सिंह ने व्यावसायिक शिक्षा की प्रासंगिकता पर बल दिया और कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य शालू ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर के अंदर कौशल विकास सामग्री का वितरण किया गया है, जिसमें हेल्थ केयर और ब्यूटी व्यावसायिक शिक्षा के अंदर 2 विषय स्थानीय विद्यालय में संचालित है और दोनों ही ट्रेड के अंदर 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ये किट वितरण है। लगभग 100 विद्यार्थियों को ये किट वितरण किया जा रहा है। स्थानीय नगर परिषद से मुकेश जी भाई साहब और धर्मेंद्र नागोरा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और साथ में हमारे पिसांगन ब्लॉक के ACBO साहब नरोत्तम जी और RP जो हैं पुखराज जी भाई साहब वो उपस्थित हुए हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और बच्चे ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि बच्चे पढ़ तो रही हैं और आगे वो अपनी प्रैक्टिस के लिए घर पर किट लेकर के जाएंगे, वहाँ प्रैक्टिस करेंगे या दूसरे अपने परिवार का या अपनी पर्सनल आय प्राप्त करने के लिए इसका बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम शालू है और मैं स्थानीय विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।